एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो टेस्ट सीरीज हम कंटिन्यू करने लग रहे हैं, उसी टेस्ट सीरीज में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 26 करेंगे। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है उसमें 25 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 26। ये जो सारी क्लासेस हैं ये आपको यूट्यूब पर नॉलेज हब जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मिलेगी और इसके अलावा पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नॉलेज हब के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। ये जो प्रैक्टिस सेट जो हमने तैयार करे हैं ये उसी पैटर्न पर तैयार किए हैं जो HSSC CET के अंदर देगी, उसी पैटर्न पर। यानी कि इसके अंदर हम जीके भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर के प्रश्न भी आएंगे, इसके अलावा हरियाणा जीके के प्रश्न भी है, इसके अंदर इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है और मैथमेटिक्स भी। ये सारे जो मेन टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो सारे टॉपिक इस प्रैक्टिस सेट के अंदर शामिल किए गए हैं और उसी के आधार पर इसमें 100% आपसे पूछे जाएंगे। 25 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 26। देखो, आप सभी ने टॉपिक पढ़ रखे होंगे, बार बार आपने तैयारी कर रखी होगी, लेकिन प्रैक्टिस सेट से हमारी ओवरऑल तैयारी का पता लगता है कि हमारी तैयारी कितनी है। और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये जो तैयार किए गए हैं ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा तैयार किए गए हैं और ये नीचे उनकी हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई है। कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट हमारे 25 हो चुके हैं और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 26 हरियाणा CET के लिए। इसकी PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लेना है। और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और इस शुरू में जो प्रश्न है ये हमारे जीके के प्रश्न हैं। स्टार्ट में जीके आएगी, फिर कंप्यूटर के, फिर हरियाणा जीके आएगी। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे, आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। दूसरा है कि अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं और तीसरा है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो आपको ये बताना इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले है पाणिनि, महर्षि पाणिनि। इन्होंने एक किताब लिखी थी, आपने पढ़ा होता, ग्रंथ लिखा था और वो था अष्टाध्यायी। क्या था वो? अष्टाध्यायी। पाणिनि के द्वारा जो लिखा गया था वो था अष्टाध्यायी। ठीक है। पाणिनि का जो इतिहास है वो कुछ साहित्यकार मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के संबंध में थे, पुष्यमित्र के साथ, लेकिन कुछ का कहना है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे पाणिनि। ठीक है। कोई पुष्यमित्र शुंग का बताता, कोई चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो लेकिन ये कन्फर्म है कि पुष्यमित्र शुंग से ये नहीं था। पाणिनि का संबंध पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं था। बस पाणिनि की आप किताब का नाम याद रखना, अष्टाध्यायी इन्होंने किताब लिखी थी। नंबर 2 पर है अमर सिंह। अमर सिंह ये हर्षवर्धन के दरबार में नहीं थे। अमर सिंह जो है ऑप्शन 2 पर दिया है, जो अमर सिंह ये हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये है विक्रमादित्य से। हर्षवर्धन का संबंध किससे है? विक्रमादित्य से है। और विक्रमादित्य के जो 9 रत्न है उनमें से एक था अमर सिंह और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, अमरकोश। अमर सिंह ने एक किताब लिखी थी, अमरकोश। ठीक है। गुप्त वंश से संबंधित है अमर सिंह। नंबर 3 पर है कालिदास। कालिदास है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास ने पुस्तकें लिखी थी जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसके अलावा और भी थी, मालविका अग्निमित्रम, ये भी लिखी थी। तो कालिदास की तो बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। तो ये जो 3 कथन दे रखे हैं इसमें से तो कथन तीसरा है सिर्फ वो सही है। जो कालिदास का संबंध है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है। पाणिनि ये पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं है और अष्टाध्यायी इन्होंने लिखी थी। अमर सिंह इन्होंने अमरकोश लिखी थी, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से थे, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, इन सभी ग्रंथों की रचना करी थी और इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो सी दिया है कि कथन केवल तीसरा ही सही है, ये जो कालिदास वाला। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कौन सा है? शेख निजामुद्दीन औलिया का, निजामुद्दीन औलिया, और ये किस दरबार में थे? ये थे तुगलक के शासनकाल में।
ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात है, शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने एक बात कही थी, दिल्ली दूर है। एक आपने कथन पढ़ा होगा, दिल्ली दूर है, ये किसने कहा था? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, और ये किसके शिष्य हैं? ये है बाबा फरीद के। बाबा फरीद के शिष्य हैं निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है बंदायूं में। बंदायूं के अंदर इनका जन्म स्थान है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और भक्ति लक्ष्मी देसाई। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसका सरोजिनी नायडू लगाएंगे, कुछ एनी बेसेंट। देखो इसने पूछा कि प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यानी कि जो महिला अध्यक्ष थी वो भारतीय महिला थी, क्योंकि एनी बेसेंट बनी थी इसकी पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन वो भारत की नहीं थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो वो बनी थी सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में। और सरोजिनी नायडू कब बनी थी? 1925 के अंदर। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वो थी सरोजिनी नायडू। दोनों अलग अलग बनी थी, 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ये जो जोनल काउंसिल है उनमें से कौन सा एक उसका फीचर नहीं है जोनल काउंसिल का? इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये पहला ही गलत है, ये पहला ही गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, पहले दूसरा पढ़ते हैं कि 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। ये बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन दिया है वो ये है कि यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी यह एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। बिल्कुल, जो उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद है जिसके अंदर हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल प्रदेश हैं, उसमें चंडीगढ़ भी शामिल है। और इसका काम है सिर्फ एडवाइस देना, परामर्शदात्री एक संस्था है ये। ठीक है, इसका कौन सा एक मुख्य फीचर नहीं है? वो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक ये बॉडी नहीं है। तो कैसी बॉडी है? ये है स्टैच्यूअरी बॉडीज़। संविधानिक बॉडी वो होती है जिनका संविधान के अंदर जिक्र हो, संवैधानिक संस्था। और यह है स्टैच्यूअरी बॉडी यानी कि वैधानिक निकाय, जिसको बाद में बनाया गया था स्टेट रेगुलेशन एक्ट थ्योरी जो 1956, उसके तहत इसको बनाया गया था। ये संविधान का भाग नहीं है, ये स्टैच्यूअरी बॉडी है, ये वैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 5 और इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ग्रीनविच वो है जहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन जो पास होती है। तो भारत में किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ग्रीनविच ऑफ इंडिया। और ये कहा जाता है उज्जैन। उज्जैन मध्य प्रदेश, बाबा महाकाल की नगरी है वहाँ पर, तो इसे कहा जाता है ग्रीनविच ऑफ इंडिया, उज्जैन को कहा जाता है। नैनी जो लिख रखा है हैदराबाद वो नहीं आएगा, ध्यान रखना। हैदराबाद नैनी जो भारत की टाइम लाइन जो क्रॉस होती है टाइम लाइन, वो नहीं आएगा, ये आएगा उज्जैन के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है। 2 महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत तो झारखंड में है और दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। यहाँ वन्य जीव और जैव विविधता का प्रमुख स्थल है, तो वह कौन सा स्थल है? और ऑप्शन है भितरकनिका जो राष्ट्रीय पार्क है, चांदीपुर, गोपालपुर या सिमलीपाल। इसमें कहा गया कि 2 नदियां हैं, एक तो आती है झारखंड से, ठीक है, उसका झारखंड में अलग नाम है, उड़ीसा में उसका दूसरा नाम है। एक दूसरी नदी है वो उड़ीसा से आती है, दोनों एक साथ मिलती है एक जगह, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यहाँ पर संगम करती है ना, तो यहाँ पर एक जैव विविधता क्षेत्र बनाती है। तो वो कौन सा जैव विविधता क्षेत्र ये बनाती है? तो वो जो क्षेत्र आएगा वो आएगा भितरकनिका, जो राष्ट्रीय पार्क आपने सुना होगा, भितरकनिका नेशनल पार्क जो है वो ये बनाती है। अब झारखंड से देखो 2 नदी बता रखी है, एक झारखंड से निकलती है, एक उड़ीसा से। तो झारखंड से कौन सी नदी निकलती है? वो निकलती है ब्राह्मणी नदी। झारखंड से तो ब्राह्मणी नदी आती है और उड़ीसा से आती है बैतरणी नदी। बैतरणी और ब्राह्मणी दोनों ही नदियाँ मिलती हैं उड़ीसा के अंदर ही, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाती है।
ठीक है, ब्राह्मणी नदी झारखंड से आती है और बैतरणी नदी ये उड़ीसा के अंदर, और दोनों ही उड़ीसा के अंदर ये मिल जाती है, और ये भितरकनिका जो जैव विविधता क्षेत्र है वो ये बनाती है। ठीक है, ब्राह्मणी नदी ये झारखंड में है, और इसको अगर उड़ीसा में पूछा जाए तो उड़ीसा में इसको बूढ़ा बलंग कहते हैं, बूढ़ा बलंग इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, भितरकनिका जो उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, भितरकनिका जैव विविधता क्षेत्र है उड़ीसा के अंदर, जो ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी के संगम से बना है। अगला है प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया है निम्नलिखित कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ये एक कथन दिया है, उसके बाद नीचे 4 निष्कर्ष दे रखे हैं। आपको ये बताना कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष इसका उत्तर होगा। कथन है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इन स्टार्टिंग ए लोडेड कार इट हैज़ टू पुश विद मोर पावर देन द पावर रिक्वायर्ड टू कीप इन मूविंग। भाई कोई भी गाड़ी है उसके अंदर सामान भर रखा, उसको ये कह रहे हैं कि अगर हम देखो खाली गाड़ी चलाए ना, उसमें ज़्यादा लोड नहीं लगता, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगानी पड़ती, ज़्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती, लेकिन जो भरी गाड़ी है उसको स्टार्ट में चलाने के लिए ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है। ठीक है, ऐसा क्यों है? पहला कारण है कि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, तीसरा कि अभ्यास में निपुणता प्राप्त होती है। तो देखो इसमें तो देखो अभ्यास में निपुणता प्राप्त होती है ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है, टेक्निकल बात हो रही है, ऐसा कोई तुक वाली बात नहीं है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते ये भी कोई बात नहीं है इसकी। देखो जब भी कोई गाड़ी खड़ी है और उसको हम जब स्टार्ट में धक्का मारते हैं तो एक बार चलने के बाद क्या होता है, स्टार्ट में जब एक जगह खड़ी है ना कोई भी गाड़ी वगैरह, तो उसके पहियों के बीच घर्षण अधिक होता है, मैक्सिमम घर्षण का क्या काम होता है कि जो अपोजिशन जो फोर्स है, रोकने का जो फोर्स है वो काम करता है घर्षण का। इस वजह से तो गाड़ी खड़ी रहती है एक जगह, तो एक बार जब गाड़ी चलने लगती है तो जो घर्षण का बल है वो कम हो जाता है। ठीक है, घर्षण बल है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए स्टार्ट में अधिक पावर की आवश्यकता होती है ताकि वो जो घर्षण बल है उसको कम कर सके, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको कम कर सके। प्रश्न नंबर 8 है अमोनियम क्लोराइड क्या है? अमोनियम क्लोराइड एसिडिक है, एल्कलाइन है, न्यूट्रल है, क्या है? देखो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NH4Cl, अमोनिया और एक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये कौन सी प्रकृति का, एसिडिक है, एल्कलाइन है या न्यूट्रल है? तो अमोनियम क्लोराइड ये है एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित कौन सा नहीं करता? जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण इनमें से किस में नहीं होता? देखो राइबोसोम इनका तो प्रमुख काम ही है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, साइनोबैक्टीरिया इसका भी प्रमुख काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, और फ्रैंकिया। ठीक है, राइबोसोम, साइनोबैक्टीरिया और फ्रैंकिया इन तीनों का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, लेकिन माइकोराइजा है ये नहीं करता। माइकोराइजा जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। कहने का मतलब है कि इन तीनों से नाइट्रोजन बनती है, राइबोजियम, साइनोबैक्टीरिया और फ्रैंकिया से। प्रश्न नंबर 10 दिया है समुद्री वातावरण के प्रमुख उत्पादक क्या है? इसमें पूछा कि मैन प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट, समुद्र के अंदर जो प्राइमरी उत्पादक कौन है? ठीक है, जो समुद्र के अंदर जो आहार जो श्रृंखला होती है, जो फूड चेन जो बोलते हैं इंग्लिश में हम, जैसे हमारी पृथ्वी पर पूछे तो जो सबसे पहले छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, घास होती है हर्बीवोरस, फिर उससे हिरण बनता, ऐसे बना रखी है ना भाई, सबसे पहले घास, फिर घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, ऐसे करके आगे बना रखी है। उस हिसाब से समुद्र के अंदर क्या है, सबसे प्रथम कंज्यूमर, सबसे प्राथमिक कंज्यूमर्स कौन है? ठीक है, चीज़ों का सेवन करने वाले कौन है, प्रोड्यूसर कौन है और कंज्यूमर कौन है? इसमें कंज्यूमर पूछा है सबसे पहले। तो देखो इसमें कंज्यूमर जो आएगा ना, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। सबसे पहले कंज्यूमर जो है समुद्र के अंदर वो है जू प्लैंकटन। कौन से है? जू प्लैंकटन है जो समुद्र के फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर है। समुद्र के अंदर जो फूड चेन है उसके प्राइमरी जो प्राथमिक जो उत्पादक हैं वो आएगा जू प्लैंकटन। ठीक है, जू प्लैंकटन है। और पहले जो प्रोड्यूसर की बात होती है वो है फाइटोप्लैंकटन। ये क्या है? ये है प्रोड्यूसर, उत्पादक। और पहला जो है प्रोड्यूसर और ये है उत्पादक जू प्लैंकटन। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। प्राइमरी कंज्यूमर पूछे उपभोग करने वाला वो है जू प्लैंकटन।
ठीक है। और स्टार्ट में जो प्रोड्यूसर जो बनाने वाले वो है फाइटोप्लैंक्टन, दोनों ही अलग अलग हैं। ये प्रोड्यूसर है और ये कंज्यूमर है, दोनों ही आपको नाम अलग अलग याद रखने हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दिया गया था जो गलत है। जो फाइटोप्लैंक्टन है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर की बात करें तो वो है जूप्लैंक्टन। ध्यान रख लेना प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 है, किस ब्रांड ने उद्यमों के लिए भारत का पहला यूपीआई लेड क्यूआर स्टैक जारी किया था? विच ब्रांड हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट यूपीआई लेड क्यूआर स्टैक फॉर एंटरप्राइजेस? रेजर पे, फ़ोन पे, पेटीएम और अमेजन पे। तो वो लॉन्च किया था रेजर पे ने, पहला यूपीआई लेड क्यूआर स्टॉक जो बिजनेसमैन के लिए, तो वो करा था रेजर पे ने। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, एक्सिस कैपिटल के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस कैपिटल, और वो बनाया गया था अतुल मेहरा को। अतुल मेहरा को। प्रश्न नंबर 13 है, 512 ऑपरेशन के कोड के लिए बिट्स की कितनी आवश्यकता होगी? ये कंप्यूटर का प्रश्न है, कंप्यूटर लैंग्वेज का। नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू कोड 512 ऑपरेशंस इज, तो इसके अंदर नंबर ऑफ बिट्स की आवश्यकता होती है 9। कितनी होगी? 9। यानी कि 512 का मतलब क्या है? 2 की पावर 9। तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई? 9। ठीक है। जो ऑपरेशंस जो भी होते हैं ये बिट सबसे छोटी इकाई होती है और 2 की पावर में ही ये मिलेंगे। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28। ठीक है, 32, 64, 128, 256, 512। तो 2 की पावर 9 यानी कि 9 बिट्स की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 14 दिया है, विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज क्या कहलाता है? एडवर्टाइजमेंट जो करवाता है, एडवर्टाइजमेंट जो प्रोवाइड करवाता है वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो होता है एडवेयर। एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करवाना क्या होता है? एडवेयर। स्पैम तो होता है एरर, जो वायरस वगैरह जो बोलते हैं स्पैम, संदिग्ध ऑब्जेक्ट। एडवर्टाइजमेंट का होगा एडवेयर। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 दिया है, कार्यात्मक भाषा के रूप में कौन सी जानी जाती है? फंक्शनल लैंग्वेज किस नाम से जानते हैं? दूसरा, फंक्शनल लैंग्वेज को प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, इंपेरेटिव लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। तो फंक्शनल लैंग्वेज जो है उसको हम बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। पर्सनल लैंग्वेज को बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। अच्छा, फंक्शनल लैंग्वेज होती कौन सी है? तो ये होती है एप्लीकेटिव, यानी कि एप्लीकेशंस की लैंग्वेज जो होती है, या फिर वैल्यू ओरिएंटेड लैंग्वेज। वैल्यू ओरिएंटेड लैंग्वेज, एप्लीकेशंस की लैंग्वेज या वैल्यू ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है वो होती है फंक्शनल लैंग्वेज। और इसका किस नाम से जानते हैं? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज से। कंप्यूटर के प्रश्न ये सारे के सारे ध्यान रख लेना। अगला है प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से लागू किया गया? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये चलाया गया था तो किसने सहायता करी थी, यानी किसने फंडिंग करी थी, किसने पैसे दिए थे? WTO ने दिए थे, वर्ल्ड बैंक ने दिए थे, ILO या फिर IMF? तो वो दिए थे वर्ल्ड बैंक ने। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है उसमें किसने सहायता करी थी? वर्ल्ड बैंक ने। यानी कि पैसे किसने दिए थे? वर्ल्ड बैंक ने किए। प्रश्न नंबर 17 है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनका मुख्यालय कहाँ है? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बार्सिलोना, बर्लिन, बेसल और बैंकॉक। तो ये है बेसल के अंदर। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर। बेसल और ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। बेसल्स और ये किस देश के अंदर है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर है ये बेसल, वहाँ पर हेडक्वार्टर है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन डेल्टा। और सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये बनाती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इसके अलावा एक नदी और होती है और वो है मेघना। देखो, प्रमुख नदियाँ तो 2 ही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन एक मेघना नदी भी है जो इसमें सहयोग करती है सुंदरवन डेल्टा बनाने में। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में।
बंगाल की खाड़ी में वहाँ पर बनाती है तीनों नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अगर मेघना ऑप्शन में नहीं आया तो गंगा ब्रह्मपुत्र सही है, लेकिन मेघना नदी का नाम भी आप जरूर याद रखना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रश्न नंबर 19 है, देखो अब 18 प्रश्न हो गए, इसमें जीके और कंप्यूटर के प्रश्न आ लिए। अब प्रश्न नंबर 19 और यहाँ से शुरू होगी हरियाणा जीके। अब आगे कुछ 20-22 प्रश्न आएंगे हरियाणा जीके के। तो प्रश्न नंबर 19 दिया है, हरियाणा का मूल क्या है? हरियाणा नाम का मूल क्या है, यानी कि हरियाणा नाम का क्या अर्थ बनेगा? हरियप, ग्रीनरी यानी कि हरियाली, हुर्रियत या फिर हल्दी चंदन। तो हरियाणा नाम का जो अर्थ है वो होता है हरियाली से, हरी भरी हरियाली वाला। हरियाणा का मतलब है हरियाली से। ऑप्शन के हिसाब से करना, हरियाली से, या फिर भगवान का आगमन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, भगवान की स्थली। प्रश्न नंबर 20 है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमिलित है? यानी कि सिंधु घाटी के सभ्यता के स्थल दे रखे हैं और ये बता रखे कौन सा स्थल कहाँ पर है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही जोड़ रखा है। देखो 4 स्थल हैं अलग अलग, इसमें से सिर्फ एक ही सही बता रखा, बाकी 3 गलत हैं। जैसे पहला होता है मित्ताथल भिवानी के अंदर, ये बिल्कुल सही दिया है। सिर्फ ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही जोड़ा गया है। मित्ताथल कहाँ पर है? भिवानी के अंदर है। अगला है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी फतेहाबाद में नहीं है। राखी गढ़ी कहाँ पर है? हिसार के अंदर। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार के अंदर। अगला है बनावली, और बनवाली है, बनावली जो भी बोल देते हैं इसको। ये कहाँ पर है? ये है फतेहाबाद के अंदर। कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। कुनाल की बात करें तो कुनाल भी फतेहाबाद के अंदर है। बनवाली और कुनाल ये दोनों ही फतेहाबाद के अंदर है, और राखी गढ़ी है ये हिसार के अंदर है। मित्ताथल जो है ये भिवानी के अंदर है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन ए जो है वो सही जोड़ा गया, बाकी सारे के सारे इसमें गलत जुड़े हुए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 21, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन सी आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल है? ये 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से ये बताना कौन सा एक वेटलैंड है हरियाणा का। ध्यान रखना ये हरियाणा जी के चले तो यहाँ से ये लगभग हरियाणा का ही प्रश्न पूछेगा। हाथिनी कुंड, ब्रह्म सरोवर, भिंडावास झील या करनाल सरोवर झील। वेटलैंड आर्द्र भूमि में कौन सा इनमें शामिल है? तो इसमें से आर्द्र भूमि में शामिल है वो है भिंडावास झील। कौन सा आएगा? भिंडावास झील। ठीक है, भिंडावास झील कहाँ पर है? ये झज्जर के अंदर। प्रश्न नंबर 21 का भिंडावास झील उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 22, भारत के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? पहले एजी कौन थे हरियाणा के? बलदेव राज महाजन, हवा सिंह डूडा, बाबा स्वरूप या इनमें से कोई भी नहीं। तो पहले जो भारत के हरियाणा के जो एजी थे एडवोकेट जनरल वो थे बाबू स्वरूप। ठीक है, बलदेव राज महाजन अब इनसे पहले जो फिलहाल जो बने हुए उनसे पहले बलदेव राज महाजन थे। अब हरियाणा के नए एजी बना दिए गए हैं, आपको उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। हरियाणा के नए एजी कौन बनाए हैं? देखो हरियाणा के एक साथ दोनों बदले थे, एजी भी बदला था और एचएसएससी का चेयरमैन भी बदला था। ठीक है, चेयरमैन तो हिम्मत सिंह को लगाया था, और जो एजी था एडवोकेट जनरल वो बलदेव राज महाजन जी थे, उसकी जगह नया एजी लगाया गया है। वो कौन है? क्योंकि जो चेयरमैन हिम्मत सिंह है और जो एजी हरियाणा का जो नया बना है ये दोनों सेम हैं, दोनों डबल एजी की पोस्ट पर थे पहले। ठीक है, यानी कि एजी के अंडर में काम करने वाले थे, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल दोनों थे ये। तो आपको बताना है कि कौन है वो। अगला है प्रश्न नंबर 23, हरियाणवी पुरुष पैरों में कौन सा आभूषण पहनते हैं? हरियाणवी पुरुष पैरों में कौन सा आभूषण पहनते हैं? कड़ी, हंसली, नथ या झालरा? तो वो पहनते हैं कड़ी। क्या पहनते हैं? कड़ी, जो कड़ा बोलते हैं, कड़ा, कड़ा पहनते हैं हाथों के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, घोड़ा फेंक खेल हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? यानी कि हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी शॉट पुट खेलता है? घोड़ा फेंक जो खेल है, कौन सा प्लेयर है हरियाणा का? सुरेश यादव, इंद्रजीत सिंह, श्रीचंद और गिरिवर सिंह। तो वो है इंद्रजीत सिंह। कौन सा आएगा? इंद्रजीत सिंह। प्रश्न नंबर 24 ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 दिया है, हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन प्रत्येक की लागत कितनी है? अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई थी हरियाणा सरकार ने, और अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत हर जगह लंच और जो डिनर होगा वो सस्ता दिया जाएगा। किसानों के लिए स्पेशल चलाई थी ये। तो ये कितने रुपए में मिलेगा खाना?
वो मिलेगा 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, 10 रुपये में आप लंच करोगे और 10 रुपये में ही आप डिनर करोगे। अन्नपूर्णा रसोई योजना हरियाणा सरकार ने ये चलाई थी। 10 रुपये में आपको भरपेट खाना दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, हरियाणा के किस जिले में सौरी बाजार जो एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों के थोक कपड़ों का बाजार है, कहाँ पर है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार ये है सौरी बाजार, और ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। सौरी बाजार ये कहाँ पर है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का बाजार है। प्रश्न नंबर 27 दिया है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और ये है जनगणना 2011 के हिसाब से। देखो जो भी डाटा आएगा ना वो 2011 के सेंसस का आएगा, जनगणना 2011 के हिसाब से, क्योंकि उसके बाद 2021 की जनगणना होनी थी वो नहीं हुई है। तो जो भी डाटा आएगा वो 2011 की जनगणना का आएगा। ये मत सोचना पुराना डाटा है नया डाटा क्या होगा, सेंसस का ही डाटा आएगा 2011 वाले का। ठीक, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, और ये 4 ऑप्शन देख के आपको बताना है, पंचकुला, सिरसा, फरीदाबाद या फिर गुड़गांव। तो ये पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, और वो है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या? फरीदाबाद के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 28, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, गुजरात या दिल्ली? तो हरियाणा को कहते थे ब्रह्मवर्त। प्राचीन काल में हरियाणा को ब्रह्मव्रत प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, एक ध्यान रखना, देखो पानीपत को कहा जाता था पानप्रस्थ, पानीपत को पानप्रस्थ, सोनीपत को सोनप्रस्थ और दिल्ली को इंद्रप्रस्थ। ये ध्यान रखना तीनों चीज़ें। अगला है प्रश्न नंबर 29, हरियाणा में कौन सा महीना वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है, यानी कि जब बर्फ़ जमने लगती है खेतों में? सबसे ठंडा महीना हरियाणा में कौन सा है? जनवरी, दिसंबर, नवंबर या मार्च? तो सबसे ज़्यादा ठंड जो हरियाणा में पड़ती है वो पड़ती है जनवरी के महीने में। सबसे अधिक ठंड होती है हरियाणा में जनवरी के महीने में। प्रश्न नंबर 30 है, 11वें राज्य विधानसभा चुनाव कब हुए थे? देखो 11वें पूछा है, 11वें हुए थे 2014 के अंदर, 12वें हुए थे 2019 के अंदर, और अब 13वें हुए हैं 2024 के अंदर। ठीक है, 13वें विधानसभा में बीजेपी की सरकार, 11वें में बीजेपी की सरकार, 12वें में बीजेपी प्लस जेजेपी की सरकार। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब कौन सा विधानसभा चल रहा है? 13वें नंबर की। अगला है प्रश्न नंबर 31, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है? शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? हांसी के अंदर, पानीपत के अंदर, सोनीपत या फिर थानेसर? तो शेख चिल्ली का मकबरा है थानेसर। अगर थानेसर ऑप्शन में ना आए तो क्या मिलेगा? कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र या थानेसर में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर है। प्रश्न नंबर 32 है, प्रसिद्ध टीवी एक्टर अवकाश बरखा बिशन सेन गुप्ता का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ है? फेमस टीवी सीरीज एक्टर है बरखा बिष्ट सेन गुप्ता, और इसका जन्म हुआ था हिसार के अंदर। कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था। प्रश्न नंबर 33 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखो जनसंख्या का आया था ना, जनसंख्या, तो उसका उत्तर था फरीदाबाद। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा था? फरीदाबाद। अब पूछा क्षेत्रफल के हिसाब से, ऑप्शन देखो भिवानी, जींद, रेवाड़ी या झज्जर। तो इन 4 ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है भिवानी। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भिवानी है। अच्छा एक चीज़ देखना इसमें, वैसे सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो तो अब फिलहाल है सिरसा, लेकिन अगर 2011 का डाटा के हिसाब से पूछा जाए तब तो है भिवानी। लेकिन 2016 के अंदर भिवानी में से दादरी अलग हो गया था। ठीक है, इसलिए भिवानी सबसे बड़ा जिला नहीं रहा। लेकिन अगर पेपर में आए कि 2011 का डाटा है उसके हिसाब से, 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से, तो भिवानी आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। प्रश्न नंबर 34 है, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, सूती वस्त्र, साइकिल या कार?
तो सोनीपत जो प्रसिद्ध है वो है साइकिल के लिए। सोनीपत साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 35 है, फिल्म निर्माता देवी शंकर प्रभाकर को किस फिल्म के लिए सर्वाधिक सफलता मिली थी? जो फिल्म बनाते देवी शंकर प्रभाकर थे हरियाणा से, तो उनकी सबसे अधिक जो हिट फिल्म रही थी वो कौन सी थी? चंद्रावल, पनघट, फलबदन या लाडो बसंती? तो वो फिल्म थी चंद्रावल। और चंद्रावल फिल्म कब की बात है? ये 1984 की चंद्रावल फिल्म आई थी। डायरेक्टर थे इसके देवी शंकर प्रभाकर। 1984 में सबसे हिट फिल्म रही थी, सुपर डुपर हिट फिल्म थी चंद्रावल। प्रश्न नंबर 36 है, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है? गैर बारहमासी नदी का मतलब है कि सारे साल नहीं बहती है, सिर्फ मौसमी नदी है ये। हरियाणा में बारहमासी नदी सिर्फ एक है और वो है यमुना नदी। जो बारहमासी का मतलब है जो पूरे साल बहती रहती है। गैर बारहमासी नदी का मतलब जो पूरे साल नहीं बहती, मौसम पर निर्भर है। तो 50 किलोमीटर लंबी नदी हरियाणा में कौन सी है? और वो है इंदौरी नदी। इंदौरी नदी। अब ये नदी निकलती कहाँ पर है? ये निकलती है राजस्थान में अलवर से। ठीक है, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करते हैं रेवाड़ी। उसके बाद ये लास्ट में ख़त्म कहाँ होती है? दिल्ली में नजफगढ़ का नाला है, नजफगढ़ का नाला, वहाँ पर ये ख़त्म होती है इंदौरी नदी। राजस्थान के अलवर से शुरू होती है, रेवाड़ी में आती है, रेवाड़ी से आगे जाते हुए नजफगढ़ में चली जाती है। नजफगढ़ का नाला, वहाँ पर ये ख़त्म होती है इंदौरी नदी। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? देखो 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे। 3 ऐसी वेशभूषा जो मर्द पहनते हैं हरियाणा के, एक ऐसी है जो नहीं पहनते, तो वो कौन सी है आपको बताना है। पहला है कामरी, दूसरा है दोहर, तीसरा है सोपली, चौथा है साफा। तो इनमें से जो चीज़ मर्द नहीं पहनते वो है सोपली। क्या है? सोपली। ठीक है, कामरी जो होती है सर पर पहनने वाले, जो टोपा वगैरह पहनते हैं वैसी होती है ये। दोहर और साफा। सोमली क्या होती है? एक शॉल होता है महिलाओं को, कढ़ाई वाला। ठीक है, चुन्नी जैसा, चुन्नी या शॉल टाइप का एक आइटम होता है महिलाओं के लिए। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, हरियाणा में अधिकतम क्षेत्र में कौन सी खरीफ फसल बोई जाती है? देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, खरीफ की फसल पूछा है और ऑप्शन में दिया है गेहूँ। गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है, ये ध्यान रख लेना। कहीं गेहूँ के उत्तर लगा दो, क्योंकि सरसों इसमें है नहीं। सरसों ऑप्शन में होता तो भी गड़बड़ मचाता। इसमें खरीफ की फसल पूछा है, सरसों भी खरीफ की नहीं है, रबी की है। गेहूँ भी रबी की फसल है। तो पहले ये देखना इसने पूछा कौन सी फसल है, खरीफ पूछा है इसने। तो खरीफ की फसल सबसे अधिक जो बोई जाती है वो है धान, चावल। धान जो है वो खरीफ की फसल है जो सबसे अधिक बोई जाती है हरियाणा के अंदर। प्रश्न नंबर 39 है, स्टील सिटी के नाम से मशहूर हिसार जिले की स्थापना कब हुई? हिसार, और हिसार बना था 1 नवंबर 1966 को ही। 7 जिले बने थे, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, जींद, उसमें उन सभी के साथ में एक जिला बना था हिसार भी, 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा जीके का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का चुनाव करना है और बताना कि कौन सा कथन सही है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क नारनौल हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क नारनौल के अंदर है, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। दूसरा ऑप्शन है कि महेंद्रगढ़ लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनती हैं। तीसरा है कि नारनौल का अटेली क्षेत्र स्लेट पत्थर की पहाड़ियाँ और अनाज मंडी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। चौथा है कि महेंद्रगढ़ जिले के कनीना गांव को 1857 ईस्वी के बाद कनीना नाभा रियासत में शामिल कर लिया था, ये भी सही है। चारों के चारों जो कथन दिए हैं चारों के चारों सही हैं। ये सारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क ये नारनौल के अंदर है। लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ में मिलती हैं। अटेली में स्लेट पत्थर मिलता है और कनीना को 1857 में नाभा रियासत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 40 प्रश्न और यहाँ पर हमारी हरियाणा जीके भी कंप्लीट हो गई। हरियाणा जीके भी यहाँ पर हमारी पूरी हो गई। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 41 और यहाँ से शुरू होती है हमारी इंग्लिश।
अब इंग्लिश आएगी, उसके बाद हिंदी के पर्सन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, आपको सिनोनियम बताना है और वर्ड दिया है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस जो वर्ड है ये, इसको आप इंडस्ट्री से याद करो। इंडस्ट्री होते हैं जो फैक्ट्री वगैरह, वहाँ से। इंडस्ट्रियस मतलब होता है जो फैक्ट्री में काम करने वाला। हम समझने की बात करें सिर्फ, इंडस्ट्रियस यानी कि जो फैक्ट्री में काम करता है, वो कैसा व्यक्ति होता है वहाँ पे काम करने वाला? मेहनती व्यक्ति। तो इंडस्ट्रियस होता है जो हार्ड वर्किंग होता है, जो मेहनती होता है वो। ठीक है, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक, जो चीज़ लाभदायक हो। प्रैक्टिकल, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तत्पर, तत्पर रहना। तो इसके जो चारों ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो प्रॉम्प्ट है ना, ये दोनों में दे दिया, ऑप्शन सी और डी में, जबकि ऑप्शन डी में अलग आना था। तो इंडस्ट्रियस का जो प्रॉपर आंसर होगा वो होता है हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? हार्ड वर्किंग। या फिर एक वर्ड और होता है डेलीगेंट, डिलीजेंट, DELIGENT। या फिर एक वर्ड होता है एंटायरिंग, एंटायरिंग जो कभी ना थके, मेहनती। ठीक है, तो ये इसके सिनोनियम है इंडस्ट्रियस के। इसके चारों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं, ये ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 और वन वर्ड आपको बताना है। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। ऐसी सरकार जो ना तो धार्मिक मात्र मतलब जो धार्मिक जो चीज़ें हैं उनसे ना जुड़ी हुई हो, वो सरकार होते हैं धर्मनिरपेक्ष, जो हम बोलते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष सरकार, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, वो होते हैं धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर गवर्नमेंट। ऑप्शन बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है और ये भी वन वर्ड दिया है। कंसर्निंग अप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, कंसर्निंग एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट, ये क्या होता है? आइडियलिस्टिक, एस्थेटिक, पोएटिक या पर्टिकुलरिस्टिक? तो वो होता है एस्थेटिक, एस्थेटिक इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 दोनों में आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। देखो 44 में बताना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड और 45 में बताना करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि 44 के अंदर 4 वर्ड दिए हैं ABCD, इसमें से 3 वर्ड सही दिए हैं और एक वर्ड है जो गलत दिया है। तो आपको यह बताना है कि वो गलत वर्ड कौन सा है। ब्रेसलेट जो हम हाथ में पहनते हैं, बाई एनुअल साल में 2 बार होने वाला, ब्राउचर, ब्रोचर जो होता है किसी चीज़ का, प्रोस्पेक्टस जो बोलते हैं, बिलीव जो है विश्वास, ये स्पेलिंग गलत है, बिलीव की स्पेलिंग गलत है, BELIEVE, ये होता है बिलीव की करेक्ट स्पेलिंग। तो 4 में से जो गलत स्पेलिंग दी है वो ऑप्शन सी वाली दी है, बिलीव की जो स्पेलिंग है वो गलत दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और 4 में से सिर्फ एक स्पेलिंग सही है। इसमें 4 में से एक गलत थी, वो बतानी थी। इसमें 4 में से एक सही है, वो बतानी है। और ये है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 और आपको इडियम बताना है और ये दिया है टू बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना आप चबाए उससे ज़्यादा बाइट करना यानी कि खाना। जैसे हम रोटी का टुकड़ा मुंह में लेते हैं, खाया जाएगा थोड़ा लेकिन मुंह में लेते ज़्यादा डाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टू टेक ऑन ए टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ, अपने से ज़्यादा बड़ा काम लेना, जितना आपका लेवल है उससे ज़्यादा काम ले लेना। भाई इसका कहने का मतलब यही तो है, मुंह में इतना खाना ठूस लेना जितना आप चबा भी नहीं सकते, मतलब जितना ब्योत है उससे ज़्यादा काम ले लेना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें भी आपको इडियम बताना है। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बार्क अप द रॉन्ग ट्री यानी कि गलत पेड़ को काटना, छीलना गलत पेड़ को। इसका मतलब है कि टू बी रॉन्ग अबाउट द रीज़न फॉर ऑफ वे ऑफ डूइंग समथिंग, कोई भी काम करने का गलत रीजन चूज कर लेना। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब यही होगा गलत पेड़ काट दिया, इसका मतलब कोई काम जो था उसका गलत रीजन हमने देख लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, खालिस्तान भरना है। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी फॉर एन ऑथर टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ हिज ब्लैंक, एक लेखक के लिए कई बार ये बहुत आवश्यक होता है कि उसके जो दर्शक है उनके दिमाग में क्या चल रहा है।
अब ऑथर का क्या काम होता है, लेखक का काम होता है किताब लिखने वाला। तो जो किताब को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडियंस, व्यूअर्स, लिसनर्स या फिर करेक्टर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती है, ये है करेक्टर्स के बारे में। जो ऑथर जो किताब लिखेगा तो उसके जो करेक्टर्स है उसके सारी चीज़ों के बारे में उसको जानना जरूरी होता है ऑथर के लिए। ठीक है, तो करेक्टर्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 49 में है फिल इन द ब्लैंक, सी डिडंट रिप्लाई ब्लैंक माई लेटर, उसने मेरे लेटर का रिप्लाई नहीं किया। तो डिडंट रिप्लाई क्या, टू माई लेटर, रिप्लाई टू माई लेटर, उसने मेरे लेटर का जवाब नहीं दिया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रीपोजिशन के ऊपर ये ब्लैंक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है और इसमें आपको एरर बताना है, ग्रामेटिकल एरर हमें फाइंड आउट करना है। इन इवेलुएट योर प्रोग्रेस आई हैव टेकन इनटू अकाउंट योर क्लासरूम परफॉर्मेंस, रिसिपेटिविटी एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट। इन इवेलुएट योर प्रोग्रेस, तुम्हारी प्रोग्रेस इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो एरर है वो स्टार्ट में ही हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर इन इवेलुएट योर प्रोग्रेस, ये नहीं आएगा। इन इवेलुएट योर प्रोग्रेस ये आएगा टू इवेलुएट योर प्रोग्रेस, तुम्हारी जो प्रोग्रेस है क्लास में उसको इवेलुएट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए, उसकी गणना करने के लिए। तो इनकी जगह क्या आएगा, टू आएगा, टू इवेलुएट योर प्रोग्रेस। ऑप्शन सी जो दिया है इन इवेलुएट, इसमें एरर है, इन इवेलुएट की जगह आएगा टू इवेलुएट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। सेंटेंस है, दिस सेंट्रल लाइब्रेरी विद ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इन इट्स स्टैक्स अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज। और इसमें आपको बताना किस पार्ट में एरर है, छोटा सा एरर है, आपको दिखाई देगा बिल्कुल। दिस सेंट्रल लाइब्रेरी, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसका क्या काम है, उसके बाद देखो कोमा दे के अगला सेंटेंस दिया है यहाँ कोमा तक। अभी देखो सेंट्रल लाइब्रेरी एक सिंगुलर वर्ब है, हो गया, और ये प्रेजेंट की बात करने लग रहा अट्रैक्ट, तो सिंगुलर वर्ब के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एस या ईएस लगता है। तो ये आएगा द सेंट्रल लाइब्रेरी अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट नहीं आएगा, अट्रैक्ट्स आएगा, एस लगेगा इसके साथ। ठीक है, अट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। द सेंट्रल लाइब्रेरी सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट नहीं आएगा, एस लगेगा इसके साथ। तो ये किस में दिया है, ये है ऑप्शन डी के अंदर, अट्रैक्ट की जगह क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, 51 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 52 है और इसमें आपको एक पार्ट में एरर दिया है, वो बताना है वो एरर है या नहीं है या कोई करेक्शन ज़रूरत है। और ये है बाय विच वी हैव आवर सेल्फ, ये है यहाँ से बाय विच वी हैव आवर सेल्फ बिकम, इतने में आपको बताना है कि ये सही है या इसकी जगह कोई दूसरा करेक्शन हमें करनी है। सेंटेंस है, द परस्यूट ऑफ ट्रस्ट हैज एट लास्ट लीड अस टू द टूल्स बाय विच वी हैव आवर सेल्फ बिकम डिस्ट्रॉयर ऑफ आवर ओन इंस्टीट्यूशन। और इसमें आपको बताना कोई करेक्शन है या नहीं है। तो देखो, लेड एश द टूल्स बाय विच वी हैव आवर सेल्फ नहीं होगा, आवर होता प्लूरल के लिए, तो आवर का प्लूरल क्या होगा, आवर सेल्व्स, ये छोटी सी गलती है। आवर सेल्फ की जगह क्या आएगा, आवर सेल्व्स। वन जो सिंगुलर आएगा तो सेल्फ आएगा, अगर प्लूरल है तो सेल्फ जाएगा, और ये दिया है ऑप्शन ए के अंदर। आवर सेल्फ की जगह क्या यूज होगा, आवर सेल्व्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। 53 है और इसमें है द प्लेन पेपर, कहाँ पर है, ये पेपर विद द प्लान, ये इसमें एरर बताना है। ही लॉस्ट द पेपर विद द प्लान ऑफ द बिल्डिंग विच आई हैड प्रिपेयर्ड, इसमें बताना है कोई एरर है या नहीं है। ही लॉस्ट द पेपर, उसने पेपर खो दिया, विद द प्लान ऑफ द बिल्डिंग, जिसमें बिल्डिंग का प्लान था जो मैंने तैयार किया था, इसमें कोई एरर नहीं है, सारा ठीक है। द प्लान पेपर भी नहीं आएगा, ए प्लान पेपर भी, द प्लेन पेपर भी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसने प्लान है जो योजना है उसके लिए प्रयोग किया है, प्लेन नहीं आएगा, प्लान ही आएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है इसमें।
54 और 55 में जो पैराग्राफ दिया है उनसे आंसर आपको छांटने हैं और ये मिलेगा आपको पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब के नाम से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 55 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश हमारी पूरी हो गई। जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश हमारी पूरी हो गई। प्रश्न नंबर 56 से अब हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ से शुरू होती है हमारी हिंदी। प्रश्न नंबर 56 से, प्रश्न नंबर 56 दिया है वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा। वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें जो वार्तालाप में प्रत्यय यूज किया है वो है आलाप प्रत्यय। आलाप प्रत्यय, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा वार्ता प्लस आलाप। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 57 है, 57 नंबर प्रश्न है कि यथाशीघ्र में कौन सा समास है। यथाशीघ्र, तो जिसमें प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो तो उसमें होता है अव्ययभावी समास। तो यथाशीघ्र के अंदर यथा ये प्रथम पद है, अव्ययी शब्द है, तो इसमें आ गया अव्ययभावी समास। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, शीला आई और अंधे को सहारा दिया। यह वाक्य किस वाक्य का भेद है बताएं। शीला आई और, देखो और से ये शब्द जुड़ा हुआ है, और, तथा, किंतु, परंतु, इन शब्दों से जो शब्द जुड़ता है, कोई दो वाक्य जुड़ते हैं तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य। जो दो वाक्य और, तथा, किंतु, परंतु इन शब्दों से जुड़ते हैं तो वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 59 है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, तो इसमें गंभीर और जो ऊंचा है ये साधारण धर्म दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 60 है, बुद्धि भ्रष्ट होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। बुद्धि भ्रष्ट होना किस मुहावरे का अर्थ है ये बताना है। मुहावरा दे रखे चारों के चार, इसमें बताना किस मुहावरे का अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। तो बुद्धि भ्रष्ट होना हम कई बार बोल देते हैं इसकी अक्कल पर पत्थर पड़ा है। अक्कल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है कि निम्नलिखित किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। संयुक्त स्वर कौन सा है। जो दो स्वरों के मेल से जो स्वर बना है वो संयुक्त स्वर है और वो है आई। ए प्लस में ई करके आई बना है ये, ठीक है। आई जो है ये संयुक्त स्वर है। प्रश्न नंबर 62 है, शुद्ध वर्तनी बताना है और यह है अध्ययन। अध्ययन कैसे लिखा जाएगा। तो अध्ययन लिखा जाएगा ए आधा ध ये और न, अध्ययन। ऑप्शन सी इसका शुद्ध रूप लिखा गया है। प्रश्न नंबर 63 है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। तो यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। नेपोलियन जो शब्द है वो किसके लिए है। तो नेपोलियन, देखो समुद्रगुप्त वो भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन जो था विश्व का एक योद्धा था, लेकिन वो संपूर्ण जाति को बताता है, योद्धाओं को, ठीक है। तो यानी कि महान व्यक्तित्व को दर्शाता। नेपोलियन एक व्यक्ति नहीं है, अब यहाँ पे एक जाति बन गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर नेपोलियन जैसा है यानी कि वो महान व्यक्ति है, उसकी तारीफ की गई है। तो नेपोलियन यानी कि जो महान व्यक्ति है उनके दो तुलनात्मक शब्द किया गया है, ठीक है। तो जातिवाचक इसमें आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, मैं अपने आप काम कर लूँगा, इस वाक्य में सर्वनाम का भेद क्या है। मैं अपने आप काम कर लूँगा, और इसमें आपको बताना अपने आप में कौन सा सर्वनाम है। तो वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्न नंबर 65, जैसा काम वैसा दाम। इसमें जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। जैसा दाम वैसा, जैसा काम वैसा ही दाम है। तो जैसा शब्द है ये क्या है, विशेषण है, सर्वनाम है, विशेष्य है या फिर अव्यय है। तो जैसा शब्द है ये एक विशेषण है। ये एक काम की विशेषता बता रहा है कि काम कैसा होगा, जैसा काम होगा। अब जैसा का मतलब कि अच्छा काम करोगे तो अच्छा दाम मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा काम मिलेगा। काम की विशेषता बता रहा है, काम जैसा भी करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया विशेषण कौन सा है। जो क्रिया की विशेषता बताएं।
क्रिया की विशेषता बताएं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, चलना क्रिया हो गई, उसकी विशेषता बता रहा है। कैसे बता रहा है? धीरे धीरे चलना। वह तेज चलता है, तो तेज क्रिया चलना क्रिया होगी, तेज उसकी विशेषता होगी, क्रिया विशेषण हो गया। तो इसमें क्या आएगा? धीरे धीरे जो दिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे चलता है, वो धीरे धीरे दौड़ता है, वो धीरे धीरे खाता है। तो क्रिया क्या होगी? दौड़ना, खाना। और उसकी विशेषता बता रहा है कैसे काम कर रहा है, वो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे दिया है वो क्रिया की विशेषता यानी कि क्रिया विशेषण शब्द है, ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग आपको बताना है और ऐसे करने के लिए आपको वाक्य में प्रयोग करके देख लो। ठीक है, जाति ये तो हो गया स्त्रीलिंग है, राशि भी स्त्रीलिंग है, विधि भी। लेकिन जो शशि है, शशि यानी कि चांद, शशि जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। क्या आएगा? पुल्लिंग शब्द आएगा। प्रश्न नंबर 68 है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखो, कारक के लिए क्या चिन्ह यूज किया गया? से। अब कारक होते हैं 8, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो से चिन्ह इसमें आया है, तो ये किसके लिए आता है? करण कारक के लिए। ठीक है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो से किस कारक का चिन्ह है? करण कारक का। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कौन सा कारक प्रयोग किया गया है? कर्ण कारक का। प्रश्न नंबर 69 है, तत्सम शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है? तत्सम शब्द काठ, माता, आंचली, तद्भव है और यह है अमृत। अमृत का अगर तद्भव शब्द पूछते तो वो होता है अमी। ठीक है, अमी का तत्सम शब्द होता है अमृत और अमृत का तद्भव शब्द होता है अमी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमृत एक तत्सम शब्द है। और किस शब्द से बनता है अमृत? अमी का। अमी का तत्सम शब्द होता है अमृत। प्रश्न नंबर 70 है कि अवनत शब्द में प्रयोग उपसर्ग कौन सा है? अवनत, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो वो अव, अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 70% पूरे हो गए। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश और हिंदी पूरी हो गई। अब 15 सवाल आएंगे मैथमेटिक्स के और 15 सवाल आएंगे रीजनिंग के और हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 26 पूरा हो जाएगा। सवाल नंबर 71 गणित का पहला सवाल है। सवाल नंबर 71 है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से भाग करने की जगह 12 से भाग किया और उत्तर 35 प्राप्त हुआ। देखो, इसी संख्या को अगर x है उसको हम 12 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 35। तो x का मान कितना आ जाएगा? 35 गुणा में 12। समझ गए? तो यानी कि वो संख्या कितनी थी? 35 गुणा 12 करेंगे, 12 5 60 और 12 3 36 और 5 41। वो संख्या कितनी थी? 410 थी। उसने कहा कि सही उत्तर बताओ, यानी कि उस संख्या को अगर 21 से भाग देंगे तो कितना उत्तर मिलेगा? ये 420 था भाई। 35 गुणा 12 करें तो 420 आएगा। तो 21 को 420 से काटेंगे तो 20। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20। पहले तो इसमें देखो सीधा सवाल है कि एक संख्या को 12 से भाग दे दिया और 35 उत्तर आ गया, तो संख्या क्या होगी? 12 गुणा 35 420। लेकिन उसको 21 से भाग करना था हमने, तो सही उत्तर 21 से भाग कर दो 420 को, 20 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 72 है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 231228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो, इसको एक तो हम 33 से भाग करके देखें भाई पूरा जा रहा या नहीं जा रहा, कितने कम हो गए, वो भी ठीक है। एक देखो 33 जो है ये किस किस का फैक्टर है? 11 गुणा 3, 33 यही बनता और कुछ नहीं बनता। तो पहले तो ये देख लो संख्या 3 से भाग हो रही या नहीं हो रही। 3 से देखो, 3 से भाग होने का रूल क्या है कि अंकों का जोड़ 3 से भाग होगा। 3 3 6 6 4 10 8 18, यानी कि 3 से भाग हो रही है। अब हमें सिर्फ रूल देखना है 11 का कि ये संख्या 11 से भाग हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 11 से तो हम आसानी से भाग दे दो। 11 दूनी 22, बच गया 1, 11 कम 11, 11 दूनी 22, लास्ट में बच गया 8। ठीक है, अब 8 में कितना जोड़े कि वो 11 से भाग हो जाए? 3 जोड़ेंगे भाई, 8 और 3 11। तो इस संख्या में कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, उसके बाद ये 33 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, 3 जोड़ने का मतलब क्या है? इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो ये संख्या 3 से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगी। तो 33 से पूरा पूरा भाग करने के लिए संख्या में 3 जोड़ना पड़ेगा। अगला है प्रश्न नंबर 73, 0.0654, इसको सही बताना है, कैसे आएगा? देखो, इस सवाल में क्या करना है, पहले तो सारी संख्या लिख लो।
654, ठीक है, पॉइंट हटा के। अब इसमें से वो संख्या घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है, पॉइंट के बाद 0 और 6 पे, तो यानी कि इसमें से 6 घटा दिया, बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार है ना उतने तो नौके लिखने हैं। 54 यानी कि 2 संख्या पे बार है, 2 ही संख्या होगी ना, 5 और 4, तो 2 नौके लिख दो। बार किस किस पे नहीं है, पॉइंट के बाद 2 संख्या पर, 6 पर और 0 पर, तो नीचे 2 0 आ जाएगी, ठीक है। 654 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 648 बटे 9900। इसको काट दो, ये लगभग कितने पे चला जाएगा, 6 से कटेगा, 6 कम 6 और 6 8 48, नीचे आएगा 6 कम 6, 6 छंग 36, 6 5 30, 1650। इसको फिर काट दो, 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, ना 9 से नहीं कटेगा ये भाई, ये कितने पे कटेगा, 6 से ही कटेगा, 6 कम 6 और बच गया 4, 6 8 48 और 6 से कटेगा तो 6 दूनी 12, बच गया 4, 6 7 42, 6 5 30, 18 बटे 275, यानी कि ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। इसको कैसे सोल्व करना है, 654 माइनस 6 बटे 9900, 648 बटे 9900, ये आएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, सवाल नंबर 74 दिया है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी बीमारी से मर गई और बची हुई का 8% छोड़ के चली गई। अब कस्बे में है 88,274, तो शुरुआत में जनसंख्या बताओ। शुरू में हमने मान लिया उसकी जनसंख्या थी 100, एक शहर की जनसंख्या 100 थी शुरू में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कुछ लोग, इसमें से 5% लोग मर गए बीमारी से, तो कितने बच गए, 95 लोग। 95 का बची हुई का 8% लोग छोड़कर चले गए, बची हुई का 8% लोग तो छोड़कर चले गए, तो ये तो 8% निकाल दो इसका पहले तो वो आएगा 7.6। 8% लोग छोड़कर चले गए और अब बच गए इतने, तो अब बच गए कितने, 95 में से 7.6 घटा दो, या फिर 95 में का सीधा 92% निकाल दो, क्योंकि 8% छोड़ कर चले तो बच गए कितने, 92%। तो 95 का 92% कर दो, या फिर 95 में से 7.6 घटा दो, तो ये कितना आएगा, 87.4। अब कस्बे में कितने लोग बच गए, 87.4, लेकिन उसका मान कितना दे रखा है, 88,274, यानी कि 101 गुना जनसंख्या बच गई, ठीक है। हमारे पास बचे कितने लोग, 87.4, होने कितने थे, 88,274, कितना गुना, 101 गुना। तो जो जनसंख्या हमने 100 मानी थी उसका भी 101 गुना कर देंगे, तो टोटल जनसंख्या आ जाएगी 10,100, जो ऑप्शन बी के अंदर दिया गया है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, 1,01,01,000 ये आ जाएगा। प्रश्न नंबर 75 दिया है कि एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत बताओ। तो पहले तो देखो बढ़ी कितनी है, 18 से लेकर 22,500 हो गई, कितनी बढ़ गई, 4500। पहले 18,000 थे, अब 22,500, कितने लोग बढ़ गए, 4500। प्रतिशत निकाला तो जिस संख्या पर बढ़ा है उसको नीचे करो, कितने पे बढ़ा, 18,000 पे, तो 4500 बटे 18,000, ठीक है, गुणा में 100% निकालने के लिए 18,000 के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 450 को 8 से भाग दे दो, 9 दूनी 18, 9 5 45, 50 बटे 2 यानी कि 25%। 4500 इनका अंतर, बटे में जो पहली संख्या है वो जिससे बढ़े हैं आगे, 4500 बटे 18,000 गुणा में 100% निकालने के लिए ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 76 है, 59 और 10 का HCF बताना है। देखो 59 जो है वो एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। इसके अलावा 10 है, 10 या तो 2 के पहाड़े में आएगा एक बार या फिर 5 के पहाड़े में। तो 59 ना तो 2 के पहाड़े में आता ना 5 के पहाड़े में, इसका मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिसके बीच में कोई कॉमन संख्या ना हो तो उसका HCF हमेशा 1 आएगा। सवाल नंबर 77 है और ये बोर्ड मास से शुरू खत्म होगा, BODMAS। ब्रैकेट सोल्व होंगे पहले तो, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व होएगा तो ये बचेगा 7, 28 भाग का 7 का मतलब नीचे 7 जमा 384 और ये भाग का बटे नीचे, ये ब्रैकेट सोल्व करो। इसमें ये सोल्व करो पहले, 16 बटे 4 करेंगे तो 4 जमा 4 जमा 15, 15 4 19, 19 4 23, ये आएगा, ठीक है। 28 बटे 7 जमा 384 बटे 7 और 28 बटे 7 का मतलब होता है 4, 4 जमा 384 बटे 23, इसका एलसीएम ले लो, 23 एलसीएम आ जाएगा। और इसमें ये जोड़ोगे तो 23 चौके
92, तो 384 जमा 92/23 यानी कि 476/23 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी में। सवाल नंबर 78 दिया है कि 3 पॉजिटिव संख्या धनात्मक संख्याएं दी गई हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त योग 172, 216 और 180 हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का औसत आपको बताना है। देखो इस सवाल में क्या दिया है, मैं एक बार आपको छोटी स्क्रीन करके यहाँ से आसानी से समझाता हूँ। देखो 3 संख्याएं दे रखी है हमने, मान ली x, y, z। इसने कहा कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त होता है, एक बार 172 मिलता है, एक बार 216, एक बार 180। यानी कि x प्लस y ये 2 संख्याएं हो गई, इनका औसत अगर हम तीसरी संख्या z में जोड़ते हैं ना तो हमें मिलता है पहली बार 172। दोबारा हमने y प्लस z का औसत x में जोड़ दिया तो हमें मिलता है 216। तीसरा हमें x प्लस z का औसत अगर y में जोड़ दिया तो हमें मिलता है 180। ये चीज़ कह रखे इसने। 3 इक्वेशन हो गई, x प्लस वाई बटे 2 जमा जेड बराबर 172, x प्लस जेड बटे 2 जमा वाई बराबर 180, y प्लस जेड बटे 2 जमा x बराबर 216। यहाँ से 2 इधर ले आओ तो ऊपर बचेगा x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 244, 344। ये बनेगा x प्लस वाई प्लस 2z। ठीक है, ओवरऑल हमारे पास लास्ट में 3 अलग अलग इक्वेशन बनेगी। पहले वाली बनेगी x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 344। दूसरा बनेगा 2x प्लस वाई प्लस z, ये बनेगा 432। तीसरा बनेगा x प्लस 2y प्लस z और ये बनेगा 360। इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो x कितनी बार जुड़ेगा, 2 और 1 3, 4x, 4y, z भी 4, तो 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस z और इनका टोटल सम कितना आ जाएगा, ये आएगा 1136। ठीक है, तीनों संख्याओं का जोड़ निकालेंगे कितना आएगा, 4 से भाग दे दो, ये आ गया x प्लस वाई प्लस z। लेकिन हमें इन तीनों का औसत निकालना है तो जो टोटल सम है इसको भी 3 से भाग कर दो। नीचे 1136 को पहले 4 से भाग करो, फिर इसको 3 से भाग कर देना, उत्तर आ जाएगा 94/2/3। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न में बोला गया वैसे वैसे आपको प्रश्न सोल्व करना है। 94/2/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये चीज़ दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले आएगा x प्लस वाई बटे 2 जमा जेड बराबर 172, वाई प्लस जेड बटे 2 जमा एक्स बराबर 216, जेड प्लस एक्स बटे 2 जमा वाई बराबर 180। यहाँ से x y z का जोड़ निकल जाएगा, उसको 3 से भाग दे दो, वो इनका औसत आ जाएगा। सवाल नंबर 79 दिया है, यदि इंग्लिश में देखो 4.8, ये 48 नहीं 4.8 है। यदि 4.8 का रेशियो है 6 के साथ और x और 8.5, तो x का मान बताओ। ये 3 संख्याएं दे रखी है, 4.8, x, 8.5 और 6, तो इन चारों का औसत जो दे रखा उसके हिसाब से आपको x का मान बताना है कि x का क्या मान आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो समान अनुपात में दे रखा, तो हम क्या करते हैं a/b बराबर c/d ये फार्मूला लगाते हैं। तो a/b करेंगे तो 4.8/6 बराबर x/में 8.5। ठीक है, ये एक 0 से नीचे आ जाएगा, इसकी एक 0 कट के ऊपर चली जाएगी, तो 0 से 0 कट जाए, कोई मतलब नहीं है। 12 चौक 48, ये 6 बच गया नीचे। देखो ये ऐसे आएगा 4.8/6 बराबर x/में 8.5, ऐसे बनेगा ये। ठीक है, ये 6 से काटेंगे तो 6 8 48 यानी कि 0.8। 8.5 को 0.8 से गुणा कर दो तो 8 5 40, 8 8 64 और 4 68, 2 अंकों के बाद 0 यानी कि 6.8। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 68 की जगह क्या आएगा, 6.8 आ जाएगा। अगर हम हिंदी वाली स्टेटमेंट लेते 48 तो आएगा 48/6 बराबर x/85। ये 8 से कट जाएगा और 85, ठीक है, तो ये 85 नहीं है, 8.5 से ही आएगा। 8 5 40, 8 8 64 और 5 68, 680 बनेगा, तो पॉइंट ही आएगा यहाँ पर। तो 6.8 इसका सही उत्तर होगा, 68 नहीं आएगा, 6.8 आएगा ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। एक कलम का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो लाभ बताओ। देखो इस सवाल में क्या दिया है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य अनुपात दे दिया 3:2।
यानी कि अंकित मूल्य 3 रुपया था, खरीदी थी 2 रुपये में। अगला दे दिया अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का अनुपात 5:4। देखो एक ही वस्तु है तो उस पर अंकित मूल्य तो एक ही रहेगा, अलग अलग तो होगा नहीं। यहाँ पर उसका अंकित मूल्य 3 रुपये, यहाँ पे 5, तो इसको बराबर बनाओ। तो इसको 3 से गुणा कर दिया और इसको सारे को 5 से गुणा कर दिया। अब क्या बन जाएगा हमारा अंकित मूल्य 5 दिया 15, दोनों जगह बन गया। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 से इसको गुणा करेंगे तो 10 रुपये ना कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, इस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 रुपये। अब प्रश्न क्या हो गया, 10 रुपये की वस्तु पर 15 रुपये तो MRP डाला था और 12 रुपये में हमने बेच दी। 10 रुपये की वस्तु 12 में बेची तो लाभ कितने का हो गया, 2 का। कितने पर, 10 पर, गुणा में 100, गुणा में 100, तो लाभ परसेंट कितना आ गया, 2 गुणा 10 20%। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, सवाल नंबर 80 का। अगला है सवाल नंबर 81, 12% पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पैसा कितने समय में दुगुना हो जाएगा। दुगुने का मतलब क्या है कि ब्याज और जो मूलधन वो बराबर हो जाएंगे। 100 रुपये की चीज़ पर 100 रुपये का हमें ब्याज मिलेगा। तो समय निकालने का फार्मूला क्या होता है, ब्याज हमने देखो मूलधन 100 माना तो ब्याज भी 100 हो जाएगा। ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में दर। 100 से 100 कट गया, 100 बटे 12 का मतलब क्या होता है, यानी कि 25/3। 25/3 का मतलब क्या हो गया, 25/3 ही बनेगा, ये 25 चौक 100, 4 तिया 12, हाँ 25/3 यानी कि 8 सही 1/3। 25/3 का मतलब होता है 8 सही 1/3, और ये दिया है ऑप्शन सी के अंदर। ठीक है भाई, मूलधन x मान लिया तो ब्याज भी x लेना है, तो ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन भी x है गुणा में 12%। x से x कट गया, 100/12 यानी कि 8 सही 1/3। साल में 12% की दर से कोई पैसा डबल हो जाएगा साधारण ब्याज पर। सवाल नंबर 82 दिया है, राम एक काम 5 दिन में करता है और हरी अकेले वह काम 6 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम कितना पूरा, एक करता 5 दिन में, एक 6 दिन में। एलसीएम कितना आएगा 30, इसकी क्षमता 6 आ जाएगी, इसकी 5, तो टोटल मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 30/11। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सीधा सवाल ये दिया गया था। सवाल नंबर 83 देखो, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर चला, 30 किलोमीटर की चाल से 120 किलोमीटर चला और 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करी, तो उसने टोटल कितनी दूरी तय करी, तो उसकी औसत गति आपको बतानी है। ठीक है, एवरेज स्पीड आपको इसकी बतानी है। देखो सबसे पहले तो आपने टोटल टाइम देख लो और टोटल दूरी देख लो। भाई एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये होती है एवरेज स्पीड। टोटल दूरी उसने कितनी तय करी, 100 किलोमीटर, 140 किलोमीटर और 120 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितनी हो गई हमारी, 100 + 120 + 140 360 किलोमीटर। अब टाइम जोड़ दो, 100 किलोमीटर चला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना टाइम लगेगा इसको, 5 घंटे लगे पहले 100 किलोमीटर दूरी चलने में। आगे चला 30 की स्पीड से 120 किलोमीटर, तो कितना समय लगेगा, 120/30 करेंगे तो 4 घंटे। आगे चला 140 किलोमीटर और स्पीड थी 20 की, तो समय कितना लगेगा, 140/20 यानी कि 7 घंटे। टोटल 360 की दूरी, समय कितना लगेगा, 5 4 9 7 16 घंटे, तो यानी कि 360/16। ठीक है, 360/16 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा 360/16। अगर आपको आगे भी है तो आप इसको काट लो, ये आएगा 90/4 यानी कि 45/2 यानी कि 22.5। 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत स्पीड रही है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। पहले टोटल समय निकालो, टोटल दूरी दी गई है और उसको टोटल दूरी को टोटल समय से भाग दे दो, वो औसत समय औसत जो गति है वो आ जाएगी। 84 नंबर है, ये आप खुद सोल्व कर लेना, पाई चार्ट का है। सवाल नंबर 85 है, ये है मिश्रण का ये सवाल दिया है। 8 लीटर के मिश्रण में 80% दूध है, 6 लीटर वाले में 60% दूध है, दोनों को मिलाए तो दूध देखो 8 लीटर में 80% दूध है, तो इसका मतलब दूध कितना हो गया इसमें, 8 8 64 6.4 लीटर हो गया। भाई 8 लीटर का 80% निकाल दिया तो दूध कितना आ गया, 6.4 लीटर। दूसरे 6 लीटर वाले में 60% दूध है, तो इसमें दूध कितना हो गया, 6 का 60% हो गया, 6 6 36 यानी कि 3.6। टोटल दूध कितना हो गया इसके अंदर, 6 3 9 1 10 लीटर। टोटल दूध 10 लीटर हो गया मिश्रण के अंदर, लेकिन मिश्रण हो कितना गया, 8 और 6 14 लीटर, 10/14।
इसने पूछा प्रतिशत के अंदर कितना प्रतिशत है, तो 10/14 गुणा में 100, ये प्रतिशत निकल जाएगा। 2 5 10, 2 7 14, यानी कि 500/7%। तो अंतिम जो मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा कितने प्रतिशत है, 500/7%। 100 से क्यों को गुणा करें, क्योंकि उसने लास्ट में प्रतिशत में उत्तर पूछा है, तो 100 से गुणा करनी पड़ी। 500/7% इसका उत्तर हो जाएगा। 85 सवाल और यहाँ पे हमारा गणित पूरा हो गया। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, मैथ, हिंदी और इंग्लिश पूरा। अब लास्ट में सवाल नंबर 86 से रीजनिंग स्टार्ट होती है। 86 से लेकर 100 तक अब हमारे 15% रीजनिंग के बचते हैं। प्रश्न नंबर 86 दिया है कि इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, कोई व्यक्ति पास होता तो अलग अलग कंडीशंस दे रखी है। 6-7 कंडीशन है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का किस आधार पर सिलेक्शन हो। उसके बाद एक व्यक्ति ए है, उसके बारे में डिटेल बताए कि उसके पास ये ऑप्शंस हैं, उसने ये क्वालिफिकेशन कर रखी है, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं कुछ नहीं है, तो उसके आधार पर आपको सिलेक्ट करना है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये प्रश्न बैंकिंग के सवाल में आते हैं। हमारे CGL जो हमारा जो पेपर होगा हरियाणा सिटी का, उसमें नहीं पूछा जाएगा। इसको बेशक से आप छोड़ दो, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, समझने का है, एक बार ट्राई कर लेना। PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब पर, PDF डाउनलोड करके एक बार प्रश्न ट्राई जरूर करना, ठीक है। सवाल नंबर 87 की बात करते हैं। H है वो T का भाई है। H जो है वो भाई है किसका, T का। T जो है वो R की पत्नी है। T किसकी पत्नी है, R की। T जो है वो R की पत्नी है। T और R हस्बैंड वाइफ है। तो T का भाई कौन है, H है, ध्यान रखना। S जो है वो R का बेटा है, यानी कि T और R का बेटा कौन हो गया, S। L का पति है, S जो है L का पति है। तो L का T से किस प्रकार से संबंधित है, L और T का। तो देखो S जो है वो T का बेटा है और S की पत्नी का नाम है L, ठीक है। तो ये क्या लगेगी, इसकी पुत्रवधू लगेगी, T के बेटे की पत्नी यानी कि पुत्रवधू। ऑप्शन C इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 87 का। प्रश्न नंबर 88 दिया है। अमित सोनिया का भाई है, ज्योति निकिता की बहन है। सोनिया से, ये सवाल देखो फैमिली रिलेशन का, आप ये सोल्व करके देख लेना। फैमिली रिलेशन का प्रश्न आप ये सोल्व करके लेना और इसका उत्तर पोता आ जाएगा, ग्रैंडसन, ठीक है। किसी दूसरे के मैटर में नहीं पढ़ते, वही बात है। इसमें देखो अमिता, ये है अमित, और अमित के साथ इसका रिलेशन दिया है S का, जो सोनिया का। भाई अमित सोनिया की बहन हो गई। इसके अलावा जो सोनिया की जो एक और भाई है वो सतीश हो गया, और इन तीनों की माँ जो है वो आ जाएगी ज्योति, ठीक है। ज्योति का हस्बैंड आएगा कविंदर। और तो इसने पूछा है लास्ट में कविंदर का सतीश से क्या संबंध है, सिर्फ इतना ही बनाना है। तो कविंदर वो है इसकी माँ जो ज्योति है उसका बाप, और ज्योति का बेटा है सतीश, तो ये क्या हो जाएगा, उसका पोता हो जाएगा। सवाल नंबर 89 है। ऋचा दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर गाड़ी से गई, बाई ओर मुड़ी 4 किलोमीटर चली। पहले ऐसे डायग्राम बना लो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, नीचे आ गई 8 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर। दक्षिण की तरफ आएगी तो बाएं, इसका राइट की साइड होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 4 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर, ये फिर बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर। तो ये यहाँ से 8 तो बराबर है, नीचे को ऊपर कितना चली 3, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 का गैप है नीचे। इसने पूछा ये दूरी कितनी आएगी, तो 3 और 4 और ये कितना हो जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर का रूट। तो ऑप्शन B इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 89 का। सवाल नंबर 90 दिया कथन और निष्कर्ष। कथन दे रखा कि सभी पेंसिल घड़ियां हैं, सभी पेंसिल घड़ियां हैं, कुछ घड़ियां काली है, ये हो गया, ठीक है। ये पेंसिल है, ये घड़ी है, ये काली हो गया। पहला निष्कर्ष है कि कुछ काले पेंसिल हैं, कुछ काले पेंसिल हैं, इनका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं क्योंकि पेंसिल एकदम बीच में है, तो निष्कर्ष 1 है वो गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष है कुछ घड़ी काली है, बिल्कुल कुछ घड़ी है, बाहर काला, ये घड़ी और काली का ये वाला हिस्सा टच कर रहा है, तो निष्कर्ष 2 है वो तो सही हो गया। निष्कर्ष तीसरा है कुछ पेंसिल घड़ियां नहीं है, कुछ पेंसिल घड़ियां नहीं है, पेंसिल और घड़ी का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिया। सारी पेंसिल है वो घड़ी कह रखी है, सारी पेंसिल घड़ी है, तो इसका मतलब ऑप्शन C तो गलत हो गया।
तो केवल ऑप्शन बी का अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 90 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 91, कथन निष्कर्ष का। कथन और दो निष्कर्ष। सभी सुई पिन है, सुई ये पिन हो गया, सभी पिन पत्थर है, ये पिन पत्थर हो गया, सुई पिन और ये पत्थर। पहला निष्कर्ष है कि सभी सुई पत्थर हैं, सभी सुई पत्थर हैं, बिल्कुल सुई एकदम अंदर है, पत्थर एकदम बाहर है, तो निष्कर्ष एक सही है। दूसरा है कि कुछ पिन सुई है, कुछ पिन सुई है, बिल्कुल पिन बाहर है, सुई अंदर है, तो कुछ पिन सुई है, सुई का ये हिस्सा पिन होता है, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष का अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। एक और दोनों निष्कर्ष का ये अनुसरण करता है। सवाल नंबर 92 दिया है, 5 बंदर है ए बी सी डी ई एक पेड़ पर बैठे हैं। सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के साथ नहीं है, ई शाखा के बाएं छोर पर है, सी दाएं से दुए पर, तो ए का क्या है, देखो ई है वो एकदम बाएं छोर पर बैठा है, इधर आएंगे 4 बंदर और, सी है वो दाएं से दूसरे स्थान पर, इधर बैठा है सी। ठीक है, इसके बाद है कि डी और ई एक साथ नहीं है, तो यहाँ पे डी आएगा नहीं, डी यहाँ पे आएगा नहीं, तो डी कहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, डी या फिर डी इधर आएगा। बस ये इधर रखिए, सी है वो डी के बगल में बैठा है, तो डी यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। इसने कहा है कि ए किस स्थान पर बैठेगा। ए देखो, ए यहाँ भी बैठ सकता है ऊपर वाले अरेंजमेंट के हिसाब से, या फिर ए यहाँ भी बैठ सकता है, ए इधर भी बैठ सकता है, कहीं भी ए बैठा सकते हैं हम। इस प्रश्न के हिसाब से जो इसका उत्तर दिया है वो है बी और सी के बीच में। आप एक बार ट्राई कर लेना, अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से उत्तर निकलेंगे इसके। ठीक है, सवाल नंबर अगला है 93, और इसमें देखिए वो बताओ जो अलग है। इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये तीनों प्राइवेट बैंक हैं, और जो SBI है वो सरकारी बैंक है। ठीक है, 94 है, इसमें बताना है अलग क्या है। ये देखो एरो है, एरो से जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे हम नीचे की साइड, तो आएगा सर्कल। एरो है, एरो से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते ही सर्कल आएगा, एरो से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते ही सर्कल आएगा। लेकिन यहाँ पर एरो से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते सर्कल नहीं आएगा, डॉट आ गया, तो ऑप्शन डी जो है वो अलग हो जाएगा, इमेज डी एकदम अलग हो जाएगी। 95 नंबर है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का है ये 95 नंबर। कथन है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, सुंदरता जो है वो देखने वालों की आंखों में होती है। निष्कर्ष है कि कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। दूसरा है कि कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते। भाई दो ही बात होगी, या तो कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर दिखेंगे, या कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखेंगे। तो इसमें से दोनों ही सही हैं, क्योंकि इसने कहा कि जो सुंदरता है वो लोगों के नज़रों पे फ़र्क करती है। भाई देखने के नज़रिए पे है, अगर मैं देखूंगा तो कुछ लोगों को वो सुंदर दिखाई देगा, कुछ को सुंदर नहीं दिखाई देगा। सवाल नंबर 96 है, और इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर 4 ऑप्शन दिए हैं, एक अलग है, बाकी 3 सेम है। जैसे जे, और जे से एम पे जाओ, एम से क्यू पे, क्यू से एन पे जाओ। ठीक है, तो एन से क्यू पे गए, जैसे क्यू से एन पे गए तो -3 हो गया। ठीक है, ऐसे जैसे जी से डी पर जाएंगे, तो जी से डी पर जाएंगे तो -3 हो गया। एन से के पर जाएंगे तो भी -3 हो गया, लेकिन के से आई पर जाएंगे तो -2 होगा, -3 नहीं होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी दिया है वो अलग हो जाएगा एकदम। ठीक है, सवाल नंबर 97 है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, आपको करना है। 7 छात्र हैं, JKL MNOP, और इसमें POK और N, ये 4 लाइन के एंड पर नहीं बैठते। देखो ये प्रश्न पहले वाला जो क्विज हुई थी उसमें सॉल्व करा चुका हूँ मैं। अब इसमें जो लास्ट में आंसर पूछा वो अलग पूछे है, बल्कि सिटिंग अरेंजमेंट सेम रहेगी। तो इस प्रश्न में जो प्रश्न नंबर 97 है, इसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट जो बनेगी वो बनेगी ऐसे, MOJ PN K और L। इसने पूछा कि बाएं से पाँचवा, बाएं से 1 2 3 4 5, तो बाएं से पाँचवा जो बैठा वो N बैठा है, बाएं से पाँचवा पे कौन बैठा है, N, और ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो प्रश्न नंबर 97 का ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 98 है प्रश्न नंबर 98 दिया है नीला, हरा, काला, लाल और सफ़ेद 5 अलग अलग बॉक्स हैं और ये अलग अलग शीटिंग के हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो नीला, हरा, काला, लाल और सफ़ेद। काला बॉक्स अंतिम किनारों पर नहीं है, 5 बॉक्स हैं। ठीक है, इधर भी ब्लैक नहीं आएगा, इधर भी ब्लैक नहीं आएगा। सफ़ेद बॉक्स दाएं से दूसरा है, दाएं से दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, वाइट आ गया। लाल और काले के बीच में 2 बॉक्स हैं। अब देखो लाल और काले के बीच में 2 बॉक्स हैं, यहाँ पे काला नहीं आएगा, यहाँ पे भी काला नहीं आएगा, लेकिन बीच में 2 का गैप होना चाहिए। तो अगर हम काले रंग को इधर रख दें या इधर, अगर इधर काला रखे हैं तो भी गैप नहीं आएगा 2 का, तो एक ही ऑप्शन बचेगा, ब्लैक यहाँ पे रखा जाएगा। ब्लैक यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद ब्लैक और रेड के बीच में 2 का गैप है, 1 और 2, तो रेड आ जाएगा एकदम राइट कॉर्नर पे। रेड और ब्लू के बीच में 1 का गैप है, तो रेड और 1 का गैप हो गया वाइट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लू। उसके बाद इधर क्या बच गया, ग्रीन बच गया एकदम। तो पंक्ति के बीच में कौन सा बॉक्स है, तो बीच में कौन सा बॉक्स आ गया, ब्लू बॉक्स है जो बीच में आएगा। ये ऐसे बनेगा, ग्रीन, ब्लैक, फिर ये ब्लू, फिर उसके बाद इधर था रेड और इधर था वाइट, ये बनेगी। तो पंक्ति के बीच में इसने पूछा है और वो बैठा ब्लू, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 99 है और आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। देखो बी से डी गया, डी से एफ 2 जुड़ गया, एच से जे गया 2 जुड़ गया, तो जे से जो 2 जुड़ेगा तो एल आएगा। एन से पी गया 2 जुड़ गया, पी से आर गया तो 2 जुड़ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल आएगा। एल के साथ 2 ऑप्शन दे रखे, 11 और 10 का, 11 आएगा या 10 आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे ये देखो 3 और 3 जोड़ के 6, 5 और 6 जोड़ेगा तो 11, 9 और 7 16, तो यहाँ पे एल के साथ क्या आ जाएगा, 11। वे जो नीचे गणित के अक्षर दे रखे हैं इनको जोड़ के तीसरा अक्षर दिया गया है, तो एल 11 इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 100 है 51, 46, 41 और अगला क्या आएगा। देखो 51 से 46 -5, 46 से 41 -5, 41 से -5 गए तो 36, 41 से -5 गए तो 36 इसका उत्तर हो जाएगा। और वो दिया है ऑप्शन, किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 26 पूरा हुआ। हरियाणा सीईटी एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट हम करने लग रहे 25 पूरे हो चुके हैं और आज 26वां प्रैक्टिस सेट हमने पूरा कर लिया है। सारी क्लास आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, नॉलेज हब पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, PDF मिलेगी। और 25 क्लासेज आपको मिलेगी यूट्यूब के ऊपर नॉलेज हब पर। आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, 100% इसमें हमने पूछे हैं। 26 प्रैक्टिस सेट हमारे पूरे हो चुके हैं। अगली क्लास में मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।